नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज 102 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के प्रश्न हमने करा दिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर का है, जो कि सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण होगा। ज़रूर नहीं है कि डीएलएड में ही महत्वपूर्ण है, डीएलएड के लिए तो है ही, बाकी कोई भी कंपटीशन हो उसमें यह क्वेश्चंस आने की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, यानी 102 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वर्ण व्यवस्था के अंतिम किन लोगों की क्षत्रिय कहा जाता है? यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है? तो जो लोग शत्रुओं से लड़ शत्रुओं से युद्ध करते, यानी जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, वो लोग क्या हैं? वही लोग क्या हैं? क्षत्रिय हैं। यानी शत्रुओं से लड़ते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, वही क्षत्रिय हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के दो महाकाव्य का नाम बताइए। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य, एक क्या हो गया? रामायण हो गया, एक महाभारत हो गया और दूसरा रामायण हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न, उपनिषद से विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए? यानी बुद्ध ने एक सिद्धांत प्राप्त किया था जो विश्व में क्या, विश्व दुखों से भरा है। वो सिद्धांत कहाँ से मिला था उनको? तो उपनिषद से मिला था। कहाँ से? उपनिषद से मिला था। अगले प्रश्न में कहा गया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें महावीर स्वामी थे ये। नेक्स्ट कहा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। वर्धमान नाम इनका महावीर का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो देखिए, इससे कुछ संबंधित बताएंगे। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध, क्या है? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा वर्णित प्राप्ति हेतु बताया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के लिए बताया गया है। इसके 8 नियम होते हैं। कितने नियम? 8 नियम होते हैं। और पहला इसमें देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक सजीव, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। ये 8 नियम हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। कौन बताया? ये गौतम बुद्ध ने बताया। नेक्स्ट प्रश्न, पाषाण युग को किन भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, 4 वेदों के नाम बताइए। तो 4 वेदों का नाम देखिए, पहला ऋग्वेद हो जाएगा, दूसरा सामवेद हो जाएगा और चौथा अथर्ववेद हो जाएगा और तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद हो जाएगा। तो ये हमारे 4 वेद हैं, इनको याद रखा जाएगा हमेशा। सप्त संहिताओं के अंतिम, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सप्त संहिताओं के अंतर्गत आने वाली नदियाँ के नाम लिखिए, या सप्त संहिताओं की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो सप्त संहिता देखिए, सप्त संहिता सिंधु है, क्या है? सिंधु है, सरस्वती है और शतुर्दी, जिसको पुराने ज़माने में यानी सप्त संहिताओं के अंतर्गत इन्हें सतलज नाम दिया गया था। बितास्ता है, इसे पहले झेलम के नाम से जाना जाता था। अस्किनी है, जिसे चेनाब के नाम से जाना जाता है। परसुड़ी है, इसे रावी के नाम से जाना जाता था। बिपाशा है, व्यास के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये सप्त संहिताओं के अंतर्गत आने वाली नदियाँ हैं। और आपसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछ लेगा शतुद्री का नाम क्या है। ठीक है, बितास्ता पहले क्या था, अब क्या है? अब झेलम है। अस्किनी का नाम अब बदल के क्या होगा? चिनाब हो गया। पुरुषुड़ी का नाम बदल के रावी हो गया। बिपाशा का नाम व्यास हो गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न में चले। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में
ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो अधिकांश मंत्रों में अग्नि देवता का, ठीक है, मित्र का, इंद्रदेव का, वरुण का, ठीक है, इन सभी देवताओं का क्या है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, सैंधवकालीन मुहर हमें क्या जानकारी देती हैं? तो सैंधवकालीन, उत्तर देखिए, कह रहा है कि विभिन्न धातु से बनी मुहर, क्या, विभिन्न धातु से बनी मुहर, विभिन्न धातु से बनी मुहर जैसे भैंस, सांड, बाघ, घोड़े, ठीक है, के चित्र इस काल के घोतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? तो देखिए, खगोल शास्त्री जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहलाते हैं। यानी जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हीं को खगोल शास्त्री कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश, ठीक है, राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्षयान से यात्रा की? तो देखिए, भारत तथा सोवियत संघ, क्या, भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अभियान राकेश शर्मा ने अंतरिक्षयान सोयूज टी, यानी सोयूज टी सेकेंड, जिस गैस से उसका नाम है सोयूज टी सेकेंड, और सन 1984 में ये यात्रा पे गए थे। ठीक है, सोयूज टी सेकेंड से 1984 में ये गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर बताइए। तो पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर हो जाएंगे हमारा। पहला ग्राम स्तर हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र पंचायत हो जाएगा, तीसरा जिला पंचायत हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी ध्रुवों में इस तरह से पृथ्वी है और क्या है, यहाँ से ऐसे बीचों बीच से एक रेखा जाती है, वही क्या होती है, ध्रुव रेखा होती है। क्या होगी, ध्रुव रेखा हो जाएगी। ठीक, ध्रुव रेखा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा ये। ठीक, तो पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली, ठीक है, ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा देखिए, मकर रेखा जो है किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यानी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये देखिए, ये हमारा, ये पृथ्वी हो गया, ठीक, और ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मकर रेखा हो गया, और ये कर्क रेखा। तो ये पूछ रहा है ये कितना है? तो ये 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री है। यही पूछ रहा है कितना है, 23.5 डिग्री। ये दक्षिणी अक्षांश भी है, दक्षिण, और इधर जो पूछेगा तो ये भी 23.5 डिग्री होगा, लेकिन उत्तरी अक्षांश में होगा। ठीक है, ये कर्क रेखा ऊपर वाला है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया, आपको याद होना चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम जो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया। ये क्वेश्चन 1923 में आया हुआ है। देखा जाए तो 121 प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम होता है? पृथ्वी के किस भाग में सूर्य का ताप अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन 2019 व 2023 में 2 बार आ चुका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साइबेरिया में स्थित बरखोयांश नामक स्थिति में। कहाँ? साइबेरिया, ठीक है, कहाँ? साइबेरिया नामक स्थान पर, बरखोयांश नामक स्थान पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सूर्य ताप होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत 2 स्तर पर कार्य करती है। आइए नासा का पूरा नाम जानते हैं। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल, यानी नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नासा का पूरा नाम हो गया, याद रखिएगा। स्वशासन से आप क्या समझते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, स्वशासन से आप क्या समझते हैं। तो स्वशासन देखिए, स्वशासन कहिए या होम रूल का अर्थ राज्य के किसी अंग, क्या, राज्य के किसी अंग या प्रशासनिक भाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाती है, यानी कुछ शक्तियों का उपभोग केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाती है, वही क्या होता है, स्वशासन या होम रूल होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 व 2023 में आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम हो जाएंगे आपका मातृ देवी, ये हड़प्पा सभ्यता की हैं। पशुपति, ये भी शिव जो है, ये प्राकृतिक शक्ति जो सूर्य है, अग्नि है, जल है, ये सब क्या है, देवी देवताओं के नाम है हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या होगा, देखिए, यह सभ्यता विश्व में प्राचीनतम है, क्या है, यह प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, यानी विश्व में प्राचीनतम सभ्यता में से सिंधु सभ्यता एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे, तो अभी विवाद में है ये। सिंधु सभ्यता के जाति के जो थे वो किस जाति के थे, तो अभी विवाद में है, लेकिन अधिकतर विद्वानों का कहा गया है द्रविड़ और सुमेरियन आर्य ये लोग थे। द्रविड़, सुमेरियन, आर्य, ये आदि, ये सब क्या थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, कहा गया है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, यहाँ पे आर्य थे, और वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित था। ठीक है, विभाजित कर सकते थे, जिसको पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है, और उत्तर वैदिक काल ये है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर सकते थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपद थे। ये 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, 128। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में बीच हुई थी, यानी संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में संपूर्ण वैदिक काल की रचना हुई है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ। सिकंदर ने भारत में आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या हैं। तो जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या हैं, तो देखिए, जैन धर्म के 5 अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। ये 5 अणु व्रत हैं किसके, जैन धर्म के। आइए अगला, कहा गया है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार था अहिंसा, और अहिंसा जैन धर्म का भी था। ठीक है, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो नगर पंचायत 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नगर निगम के अध्यक्ष का पद का नाम बताइए। ठीक है, नगर निगम के अध्यक्ष का पद का नाम क्या होता है, महापौर या मेयर होता है। नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं उसे महापौर या मेयर कहेंगे। कृषि का आरंभ किस काल से हुआ था। तो 2018 और 2023 में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। कब, नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा गया है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो 2018 में क्वेश्चन है ये आया हुआ। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न में आएंगे, हर्यक वंश
की संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार। पैगोड़ा क्या है? पैगोड़ा क्या है? पैगोड़ा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। क्या है? पैगोड़ा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। ठीक। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो भारत में देखिए, पहला है साक्षरता का अभाव है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का अभाव है। दूसरा है परंपरागत विचारों का अभाव है। परंपरागत विचारों का भी अभाव है। ठीक। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। कहा गया है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, राष्ट्रगान के रचयिता। ठीक। आप लिखिएगा राष्ट्रगान जो है वो कितने सेकंड में गाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो देखिए, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? पृथ्वी में आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं को मिलकर बनी है। ठीक है, वायु जो है गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। और क्या करता है? पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है और वो क्या है? वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और वायु जो है, वायु में भी छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे गैसों के कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है? अतः इसके कारण पृथ्वी आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसी प्रश्न में थोड़ा और है, उसे देखिए। यहाँ पे कहा गया है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु, ठीक है, कि इन कणों को आकर्षण वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध क्या है? हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध क्या है? तो देखिए, हाइडेस्पीस सिकंदर को पंजाब, ठीक है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस युद्ध कहा गया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस, ठीक है, से युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस कहा गया। अगला हमारा प्रश्न होगा, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपको पता है कि सौरमंडल में पहले 9 थे, लेकिन अब कितने हैं? 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक, और बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है, अरुण वरुण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारे इस सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। ये हमारे पृथ्वी के 8 ग्रह हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, कहा गया है कि सौरमंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है? तो वही 9 ग्रह था, तो पहले अब 8 ग्रह हो गया है। किसको निकाल दिया गया है? तो देखिए, सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, ठीक, परंतु अब 8 है। सौरमंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया। किसको? यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में दिया गया। किसमें? यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अनिश्वरवाद क्या है? अनिश्वरवाद क्या है? तो देखिए, अनिश्वरवाद ईश्वर को न मानने वाला, ठीक है, अनिश्वरवाद, जिसको इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, ईश्वर को न मानने वाला क्या है? अनिश्वरवाद है। जो ईश्वर को न माने वो अनिश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, मंदाकिनी क्या है? ठीक है, तो देखिए, मंदाकिनी क्या है? तारों का एक समूह है। मंदाकिनी क्या है? तारों का एक समूह है, जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कह रहा है, एवं जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत वह गैस पुंज होता है। क्या होता है? तारा निर्माण और की प्रक्रिया शुरुआत गैस पुंज से होता है, मंदाकिनी कहलाता है। क्या कहलाएगा? मंदाकिनी कहलाएगा।
आइए अगले प्रश्न चलते हैं। आकाशगंगा क्या है? ठीक, ये प्रश्न आया था पहले भी। आकाशगंगा करा ब्रह्मांड करोड़ों, क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का निर्माण करता है। ठीक है, यानी मंदाकिनियों से निर्माती ब्रह्मांड जो है करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। क्या है? हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह क्या है? ठीक, तो क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ऐसे कण हैं, छोटे छोटे नहीं मतलब कण हैं वो, और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को क्या क्षुद्र ग्रह कहा गया है। ठीक है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका था? अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का सेल्यूकस निकेटर नाम था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक जान मार्शल तथा राखालदास बनर्जी दोनों हैं। ठीक है, जान मार्शल, राखालदास बनर्जी। ठीक, मोहनजोदड़ो की खुदाई के, यहाँ पे देखिए जान मार्शल और राखालदास बनर्जी दोनों हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है पिरामिड क्या आशय है? पिरामिड का क्या आशय है? तो पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। ठीक है, पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है, राजाओं के मकबरे से है। फराओ किस से कहते थे? फराओ मिस्र सम्राट को फराओ कहा जाता था। ठीक है, मिस्र के सम्राट को फराओ नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? तो मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।